अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 6। बच्चों, आपको याद होगा कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 24 जो कि था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और उसकी पूरी ट्रेड पर कब्जा कर लिया। ग्रेजुअली ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने कंपनी को पैसा देने के बजाय खुद ही पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में जाना शुरू हो गई। चलिए अब पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। प्लंडर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट गवर्नर ब्लेम्ड मीर जाफर फॉर पॉवर्टी इन बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव जब वापस चला गया और अगला गवर्नर आया तो उसने मीर जाफर को, हु वॉज अ ट्रेटर, ब्लेम किया कि जो बंगाल के बुरे हालात हैं और जो लोग भूख से मर रहे हैं और पावर्टी से, उस सब के जिम्मेदार तुम हो। हालांकि हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने खुद इतनी ज़्यादा करप्शन की थी कि बंगाल का कोई हाल नहीं रहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने मीर जाफर को हटा दिया। उसकी जगह वो लेकर आए मीर कासिम को, who was the son-in-law of मीर जाफर। अब मीर कासिम एक तेज इंसान था। He was stronger than मीर जाफर। उसने क्या किया कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ प्रिविलेजेस को बंद कर दिया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हर काम अपनी मर्जी से करती चली जा रही थी, उसने इन मर्जियों पर पाबंदी लगा दी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो इस बात से बहुत प्रॉब्लम हुई। He got driven out, यानी कि फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को भी निकाल दिया। He went to शाह आलम II and नवाब of ओध to help him recover। तो मीर कासिम ने क्या किया कि वो उस वक्त के मुगल एम्परर शाह आलम II और नवाब ऑफ ओध यानी कि शुजाउद्दौला के पास गया कि आप लोग मेरी हेल्प करें। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि मुगल एम्परर शाह आलम II वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको बताया था मुगल्स के बारे में पढ़ाते हुए कि जो भी मुगल एम्परर आता था वो पिछले मुगल एम्परर से वीक होता था। In 1764, Battle of Buxar took place. Battle of Buxar फिर अब हुई मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान, और मीर कासिम की हेल्प की शाह आलम II और नवाब ऑफ ओध ने। लेकिन वो लोग ये जंग बुरी तरह हार गए और मुगल एम्परर शाह आलम II को ब्रिटिश कैंप में जाकर अपनी थ्रोन वापस मांगना पड़ी। That was a huge insult। लेकिन ब्रिटिश कैंपस वालों ने उसको उसकी ये थ्रोन वापस तो कर दी, लेकिन साथ ही he was totally under control of them, यानी कि उन्होंने उसकी एक तनख्वाह भी रख दी, लेकिन वो करता वही था जो ब्रिटिशर्स कह रहे होते थे। Given back his throne but completely in hands of company, और कंपनी क्या कर रही थी? Collected taxes, लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती थी, एंड स्क्वीज्ड पुअर पीपल, और बंगाल के लोग जो कि ऑलरेडी भूख से मर रहे थे उनसे मजीद पैसे लेती थी। इन 1765 थिंग्स गॉट वर्स। रॉबर्ट क्लाइव सेंट बैक टू इंडिया। तो 1765 में क्या हुआ कि चीजें और ज्यादा बिगड़ने लग गईं। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट्स भी बहुत ज़्यादा खसारे में जाने लग गए। तो फिर ब्रिटेन से रॉबर्ट क्लाइव को वापस भेजा गया कि वो यहाँ वापस आए और आके हालात को ठीक करें। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? ही अपॉइंटेड इंडियंस टू रन टैक्स कलेक्शन, यानी कि पहले जो टैक्स ब्रिटिशर्स कलेक्ट कर रहे थे उसने इंडियंस को अपॉइंट किया कि वो टैक्स कलेक्ट करना शुरू करें, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी करप्शन में इन्वॉल्व हो चुके थे। सेट अप ऑनेस्ट पुलिस फोर्स एंड लॉ कोर्ट्स,
इसके अलावा उसने एक ऑनेस्ट, ईमानदार पुलिस फोर्स को इकट्ठा किया और लॉ कोर्ट्स बनाए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके और चीजें ठीक से चल सके, क्योंकि हर चीज बुरी तरह करप्ट हो चुकी थी। With departure of Clive, administration went back to its old corrupt ways. लेकिन फिर क्या हुआ कि जब रॉबर्ट क्लाइव वापस गया तो चीजें फिर से खराब होना शुरू हो गईं, फिर से करप्शन होना शुरू हो गई, फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने पैसे खाना शुरू कर दिए। तो फिर ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो भेजेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले भी इंडिया में रहकर जा चुका था। In 1769, कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट सेंट आउट वॉरेन हेस्टिंग्स, और कंपनी ने वॉरेन हेस्टिंग्स को इसलिए भी भेजा क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया में थी वो टोटली बैंकरप्ट हो चुकी थी, क्योंकि उसके ऑफिशियल्स कंपनी के लिए नहीं बल्कि अपने मुनाफे के लिए काम करने लग गए थे। He spoke उर्दू, पर्शियन एंड बंगाली, और क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया में पहले भी रहकर जा चुका था इसलिए उसे यहाँ की ज़बानें जैसे कि उर्दू, पर्शियन और बंगाली बोलनी आती थी। In 1772 अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। He established British power in much of India, और उसने ज्यादातर इंडिया में ब्रिटिश पावर को एस्टैब्लिश किया। In 1785, returned to England where he was put on trial and found not guilty after 7 years. बच्चों, अब वॉरेन हेस्टिंग्स क्योंकि पहले भी इंडिया में रहकर जा चुका था इसलिए उसने सोचा कि अगर इंडिया में जाकर चीज़ें ठीक करनी है तो इंडियंस की भी बहुत सी बातें माननी पड़ेंगी। उसने कुछ इंडियन तौर तरीकों से ही गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश की, लेकिन उसके स्टेप के खिलाफ उसके बहुत से साथी थे, इसलिए बहुत से लोगों ने उसको करप्ट और ख़राब तरीकों से बदनाम करने की कोशिश की। अगर वो कोई काम ठीक भी करना चाहता था तो उसके साथी उसको करने नहीं देते थे। वो कुछ करप्ट ऑफिशियल्स को अगर रोकने की कोशिश करता था तो उन्हें इस बात से बहुत प्रॉब्लम होती थी, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वापस ब्रिटेन में ये इमेज क्रिएट कर दिया कि हेस्टिंग्स तो करप्ट है और वो ठीक से काम नहीं कर रहा और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको सौंपी गई हैं वो ठीक से निभा नहीं रहा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को वापस ब्रिटेन बुला लिया गया और वहां पे शुरू हुआ उसका ट्रायल। उसका ट्रायल ऑलमोस्ट 7 years तक चलता रहा, और एट द एंड ऑफ ट्रायल ही वॉज फाउंड नॉट गिल्टी। मतलब एट द एंड ऑफ ट्रायल ये साबित हुआ कि उसने गलत काम नहीं किया था, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। हेस्टिंग्स का बहुत सा पैसा भी लग चुका था, तो जब वो मरा वो उस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट अ प्राइवेट कंपनी कुड नॉट बी लेफ्ट टू कंट्रोल। अब इस सारी सिचुएशन के बाद जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उसको रियलाइज हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ज़रूरत से ज़्यादा मनमानी कर रही है इंडिया में, तो उन्होंने सोचा कि सिर्फ एक कंपनी नहीं छोड़ी जा सकती इतने बड़े इलाके पर हुकूमत के लिए। An act was passed by PM विलियम पिट। तो उस वक्त जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था विलियम पिट, उसने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट में क्या कहा गया? उस एक्ट का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1785। ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ट्रेडिंग ओनली। उस एक्ट का पहला पॉइंट यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ट्रेडिंग के लिए है, पूरे इंडिया पर हुकूमत के लिए नहीं। इसलिए वो सिर्फ वही काम करेगी जो कि ट्रेडिंग से ताल्लुक रखते होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट रहेगी,
यानी कि ब्रिटिशर्स और ब्रिटेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंट्रोल करेंगे। ये उसी वक्त की बात है जब पूरे बड़े सगीर पर ब्रिटिशर्स की हुकूमत आ गई पूरी तरह। मुसलमान, हिंदू और जो भी मज़ाहिब उस वक्त इंडिया में मौजूद थे वो सब कुछ ब्रिटेन के अंडर कंट्रोल आ गया। नो ब्राइबरी और प्रेजेंट्स फॉर पॉलिटिकल और अदर फेवर्स। ब्राइबरी यानी कि रिश्वत, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे या जो ब्रिटेन के ऑफिशियल्स इंडिया में आए थे उन्हें सख्ती से मना कर दिया गया कि आप किसी किस्म की रिश्वत नहीं लेंगे, ना तो पॉलिटिकल और ना ही पर्सनल फेवर के लिए। बच्चों, ऐसा होता है कि कभी कभार लोग अपना काम निकलवाने के लिए, अपना काम आसानी से करवाने के लिए आपको तोहफे तोहफ़ दे देते हैं कि आप तोहफा लें और उनका काम कर दें, जो कि एक गलत बात है। अगर कोई काम गलत है तो फिर तोहफा लेकर भी वो काम करने की कोई तुक नहीं बनती। ऑफिशियल्स टू बी पेड गुड सैलरीज। ऑफिशियल्स की सैलरीज बढ़ा दी गई। क्यों? इसलिए ताकि वो अपनी सैलरी में ही अच्छा गुजारा कर सकें। ऐसा ना हो कि अगर उन्हें सैलरी कम मिले तो वो अपने अखराजात पूरे करने के लिए गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करें। टैक्स कलेक्टिंग अंडर ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये भी जिम्मेदारी दे दी गई कि वो टैक्स कलेक्ट करें। पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स ले रही थी और वो कंपनी को नहीं दे रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब ब्रिटेन की पूरी तरह इंडिया पे हुकूमत शुरू हो गई तो फिर ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कहा गया कि वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करें। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट कोर्ट। अगर आपकी अदालतें आज़ाद नहीं होती, किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर होती हैं, तो फिर जिन लोगों का इन्फ्लुएंस अदालतों पर होता है वो अपनी मर्जी के ऑर्डर्स लेते हैं। अगर कोई ऑर्डर उनके खिलाफ भी जाता है तो उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे ही हालात उस वक़्त इंडिया में चल रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जितने भी करप्ट ऑफिशियल्स थे वो अपनी मर्जी के ऑर्डर्स ले लेते थे। लेकिन जब ब्रिटेन की पूरी तरह इंडिया पर हुकूमत आई तो अलग से कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए और उन पर किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। अगर कोई गलत काम करता था तो उसको सज़ा दी जाती थी। तो बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ। आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगेन, इस चैप्टर की सब हेडिंग्स को देखकर खुद से इंटरनेट पर थोड़ी सर्च कीजिएगा, थोड़ी डॉक्यूमेंट्रीज देखिएगा, एक्स्ट्रा रीडिंग कीजिएगा और डेट्स को और इवेंट्स को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।